मॉर्निंग बच्चों, आज मैं प्रदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास में। और आपके इस क्लास में यूपी बोर्ड के हम लोग पार्ट 7 लेक्चर में आ चुके हैं। पार्ट 7 लेक्चर किसका? तो पार्ट 7 लेक्चर है आपका कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के अब तक के लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि अगर हम किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व जो होती है वो ऊर्जा घनत्व कितनी होती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो एनर्जी डेंसिटी है उसको स्मॉल यू से दिखाते थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद है आपको? इसके लिए हमने एक एग्जांपल होमवर्क दिया हुआ था, आई होप आपने करा हो। और वो ये है कि अगर हम आपसे बोलें कि किसी समांतर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1000 वोल्ट पर सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको बताना यह है कि इसका एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। कुछ नहीं करना है, बस फटाफट से इसको चेंज करेंगे हम लोग। और ये होमवर्क था बच्चों, तो आज होमवर्क को सॉल्व कर रहे हैं, पर ध्यान दीजिएगा, मैच कराइएगा। 1000 बच्चों और वोल्ट को वोल्ट रहने दीजिए और सेंटीमीटर है ये, तो सेंटीमीटर में 10 to the power -2 मीटर हो गया। इसको आप ऊपर शिफ्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर। क्लियर बात? अब आपको एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख सकते हो उससे आप। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 to the power -12 ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और into 10 to the power 5। स्मॉल यू इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा क्या? हाँ बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, कर लिया जाएगा हम लोग, अपॉन 2 into 10 to the power -17, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल कर लीजिए बच्चों, तो स्मॉल यू इज इक्वल टू हो जाएगा 4.425, ठीक है, into 10 to the power -17 जूल पर। ध्यान दीजिएगा पर मीटर क्यूब भी होगा क्योंकि एनर्जी डेंसिटी है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। याद रखिएगा कि हमें इसी की एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो वो एनर्जी डेंसिटी हम इस फॉर्मूले से समांतर प्लेट संधारित्र के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा क्लास 10th की बातें याद दिलाऊं। तो क्लास 10th में आपने प्रतिरोध पढ़ा था, रेजिस्टेंस पढ़ा था, और रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते थे? कंबाइन किया करते थे। तो रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करते और इसलिए जरूरत में लेते, इसलिए यूज में लेते जब हमें उसको इस्तेमाल करना, तो हम उसको दो तरीके से इस्तेमाल करते थे। क्योंकि जब आपके पास कोई उपकरण होता है तो अब आपके पास एक फर्ज बनता है कि आप इसे इस्तेमाल करें और मल्टीपल इस्तेमाल करें, एक सिंगल नहीं मल्टीपल पीसेस में इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है यहाँ पर भी। समांतर प्लेट संधारित्रों को या संधारित्रों को जब हम यूज करते हैं तो सर्किट में हम सिंगल यूज नहीं करते, बल्कि अगर मल्टीपल यूज करते हैं तो हम उसको कैसे रखें, रखने का भी तरीका होता है। घर में बर्तन है तो बर्तन को रखने का आपने क्राइटेरिया बनाया होगा कि हम थालियों को एक जगह, ग्लास को एक जगह रखेंगे। ग्लास को अगर हम सिंगल रखना चाहें किस तरह रखेंगे, गोल बनाना चाहें, तो एक अरेंजमेंट होता है बच्चों यहाँ पे भी। तो अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? यहाँ पे हम लोग जो अरेंजमेंट चूज करके रखते हैं वो होता है दो प्रकार के, याद है? श्रेणी क्रम मतलब सीरीज, और समांतर क्रम और मतलब पैरेलल, ठीक है। तो आइए थोड़ा समझने का प्रयास करें। समांतर प्लेट संधारित्र या संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे संधारित्रों के संयोजन के बारे में। तो संधारित्रों का संयोजन तो संधारित्रों का संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ते हैं? पहला तो बच्चे होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं इसको बच्चों, श्रेणी क्रम कैसे करते हैं बच्चों? तो हमारे पास मान लेते हैं कि 3 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। ये 3 कैपेसिटर्स हैं, इनको आपने किसी सोर्स से जोड़ रखा हुआ है, ठीक है। इनको आपने किसी सोर्स से जोड़ रखा हुआ है। और ये आपका मान लीजिए सोर्स हो गया, और ये आपका यहाँ पे हो गया अर्थिंग बच्चों, ठीक है। अर्थिंग देना जरूरी है क्योंकि सर्किट तभी काम करेगी, ये अर्थ है,
ठीक है ना बच्चों। ये कैपेसिटर C1, ये C2, ये C3, इस पर चार्ज हो गया Q, ठीक है। क्यों ये क्यों क्या है? ये क्यों आपका चार्ज है बच्चों। मैं आपको बता दूं कि सीरीज की अगर हम बारे में बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पर अमाउंट ऑफ चार्ज की मात्रा, आवेश की मात्रा समान होती है, याद रहेगा। आपने इसको कितने वोल्टेज से संचालित किया? पोटेंशियल V से, विभवांतर V से। जैसे ही आपने विभव V दिया तो मैं आपको बता दूं कि हर कैपेसिटर अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से चार्ज होता है, इसीलिए सब पर विभव की मात्रा क्या होगी बच्चों? डिफरेंट होगी, याद रखिएगा, डिफरेंट होगी। तो क्या समझ में आया? श्रेणी क्रम में सब पर विभवांतर अलग अलग होगा। तो अब मैं बात करूं कि प्रत्येक पर ये विभवांतर की मात्रा होगी कितनी। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या बच्चों? फॉर्मूला Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV, या फिर आपको C इज इक्वल टू Q/V याद होगा। इसी के तहत हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा? तो यहां से आप बताइए V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/C1, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C2 बच्चों, और V3 इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C3। क्या बोलते हैं? बात क्लियर हुई? इसी फॉर्मूले से यहाँ पे आपने V को इधर और C को इधर कर दिया, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। फिर आपने क्या किया कि हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल निकाला, चार्ज तो वही है, कैपेसिटेंस धारिता अलग अलग है, तो ये आपने 3 बना लिया समीकरण। ये तो बात हुई एक की। अगर घर में आपके 5 पंखे चलते हैं तो क्या आपका बिल 5 पंखों का अलग अलग आएगा? तो इसका जवाब है नहीं। तो आपके 5 पंखों का जो रिजल्ट होगा वो एक में आएगा। इसी तरीके से मैं मान लूं कि यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटेंस हैं, तो क्या सारे कैपेसिटेंस अलग अलग बिल देंगे? तो इसका जवाब है नहीं, आपको तो टोटल का चाहिए। मान लेते हैं कि इस पूरी सर्किट का जो कैपेसिटेंस है, पूरी सर्किट का वो C है, और इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? V, और कॉमन इस पर क्या है बच्चों? कॉमन है इस पर चार्ज Q तो वैल्यू बदल देती है। तो यहां पे हम मान लेंगे बच्चों कि यदि परिपथ की तुल्य धारिता, परिपथ की तुल्य धारिता क्या है? C है, ठीक है। तब तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/C। तो ये टोटल वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है, ये कॉमन चार्ज जो बदला नहीं, और C तुल्य धारिता। तो यहां पर बच्चों क्या होगा? V इज इक्वल टू Q/C से आपको V पता ही चल गया, V आपने आरोपित किया, सब पे अलग अलग वोल्टेज मिल गया। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि अब क्या किया जाए, तो आप अतः लिख सकते हैं बच्चों V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। वोल्टेज क्या होता है? एनर्जी ही तो होती है। तो आपने वोल्टेज को क्या करना है? सारे वोल्टेज के बराबर कर देना, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? अब कुछ नहीं करना, V की वैल्यू Q/C, V1 की वैल्यू Q/C1, Q/C2, Q/C3, ठीक है ना। अब मुझे आप बताएंगे क्या कॉमन है? Q कॉमन है, कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, यहां पे क्या बचेगा? 1। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो गया आपका संधारित्र की तुल्य धारिता का फॉर्मूला। इस तरीके से अगर मल्टीपल होगा तो हम इसको और आगे बढ़ा लेंगे। याद रखिए 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मल्टीपल के लिए, ढेर सारों के लिए बच्चों, अगर हमें कई सारे इस्तेमाल करने हैं तो हम क्या करेंगे? ढेर सारे कैपेसिटर यूज करने हैं, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 यूज कर सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में ये तुल्य धारिता का फॉर्मूला हो गया। बात क्लियर हुई? तो इसी तरीके से श्रेणी क्रम के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको इस पर ये क्वेश्चन लगा लेना चाहिए कि यदि 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड तथा 5 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य धारिता ज्ञात करें। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, माइक्रोफैराड को आप चेंज नहीं करेंगे, आंसर माइक्रोफैराड दे देंगे, तो चेंज मत करिएगा, सॉल्व करिएगा। आंसर मुझे आप अगले कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जरूर दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का इंतजार करूंगा। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग समांतर श्रेणी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।